हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू द लेक्चर 4 ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम बात करने जाएंगे पॉलिनॉमियल की। जैसा कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट 3 लेक्चर्स में क्या क्या बातें की हैं। हमने नंबर सिस्टम ख़त्म किया। हमने लेक्चर 2 में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की भी बात की थी। जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की जो हमने लेक्चर 2 में बात की थी वो आपकी पॉलिनॉमियल की पार्ट थी। जैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा, सिंस आप लोग सब क्लास 9th में हो तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th के बच्चों के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है जिसका नाम है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फॉर जूनियर साइंस, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज NSE-JSO, जूनियर साइंस ओलंपियाड। ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिज़िक्स टीचर्स in association with होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एग्ज़ाम है, नॉट ओनली फॉर द कंट्री बट अक्रॉस द ग्लोब। ये एग्ज़ाम क्लास 9 के बच्चों के लिए बेसिकली इस एग्ज़ाम की जो एलिजिबिलिटी होती है वो एज क्राइटेरिया होती है, और नॉर्मली क्लास 9 के बच्चे एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। इस एग्ज़ाम का नाम आपको जैसा कि पता है, बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होगा, बहुत सारे बच्चे पहली बार सुन रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम का नाम है NSE-JSO, National Standard Examination for Junior Science Olympiad. The body which conduct is Indian Association of Physics Teachers in association with Homi Bhabha Center for Science Education. ये आपका एक बड़े मैराथन एग्ज़ाम का एक पहला स्टेज होता है। आपको बता दूं कि पहले स्टेज में, जैसे ही जिसका एग्ज़ाम का नाम है NSE-JSO, यहाँ से 300 बच्चे सेलेक्ट होके सेकेंड स्टेज में पहुंचते हैं। उस एग्ज़ाम का नाम होता है इंडियन नेशनल साइंस जूनियर साइंस ओलंपियाड। इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, जो 300 बच्चे सेलेक्ट होंगे अक्रॉस द कंट्री, वो इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में बैठेंगे। इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड से करीब 35 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं फॉर द कैंप इन होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। उस कैंप का नाम है ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप, ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। और वहाँ से 6 टॉप के स्टूडेंट्स पिक किए जाते हैं जिनको इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कराया जाता है। तो आप कड़ी समझिए, ये फाइनली आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाएंगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर आप टॉप 6 बच्चों में आते हैं। तो फिर से समझता हूँ, सबसे पहली कड़ी है NSE-JSO, नेशनल स्टैंडर्ड फॉर जूनियर साइंस ओलंपियाड, जो कि सारे बच्चे जो क्लास 9 के हैं, 8 के बच्चे भी दे सकते हैं। बेसिकली 10th से नीचे वाले बच्चे को एलिजिबल होते हैं। कुछ बच्चे क्लास 10th में भी होंगे जो एज क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होंगे, तो वो भी दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम आपका पहला एग्ज़ाम होगा जिसमें करीब नवंबर के महीने में ये एग्ज़ाम होता है। अब पता नहीं, अब सारे लॉकडाउन हो गए हैं तो मे बी सिचुएशन थोड़ा सा पोस्टपोन हो। इस एग्ज़ाम के बाद सेकेंड स्टेज जो होता है वो होता है इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, जो कि 300 बच्चे देते हैं। 300 बच्चों में नंबर्स हमेशा चेंज होता रहता है। 300 बच्चों में 35 बच्चे सेलेक्ट होते हैं और आपके लिए कैंप के लिए सेलेक्ट होते हैं, ओरिएंटेशन कैंप सिलेक्शन कैंप के लिए। और फाइनली वहाँ से 6 स्टूडेंट्स पिक किए जाते हैं। तो होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन में कैंप होता है और वहाँ से 6 बच्चे को सेलेक्ट करके कहाँ पे भेजा जाता है, उनको भेजा जाता है इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आप टॉप 6 बच्चों में आ जाते हैं तो आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। इससे बड़ी प्राइड की बात हो नहीं सकती। दूसरी चीज़, आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ 6 बच्चों में आ पाऊँ। कोई बात नहीं, अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक भी नहीं कर पाते, ये एग्ज़ाम की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्ज़ाम में आपके फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सारी चीज़ों को टेस्ट किया जाता है। इसकी डिटेल्ड ओरिएंटेशन आपकी वैभव सर लेंगे। फिर आपके जो फिज़िक्स टीचर है वैभव सर, वो पूरे डिटेल के साथ आएंगे, आपको एग्ज़ाम के फॉर्मेट बताएंगे, एग्ज़ाम में क्या क्या आपसे एक्सपेक्टेड है, हम आपको कहाँ कहाँ सपोर्ट करेंगे, वो सारी बातें आपको बताएंगे। बच्चे, आप लोग क्या कर सकते हो, वैभव सर की ओरिएंटेशन वीडियो आने से पहले आप अपना रिसर्च कर सकते हो, आप इस एग्ज़ाम के बारे में और फेमिलियर हो सकते हो, ताकि जब वैभव सर आपकी ओरिएंटेशन ले तो आपको और क्लैरिटी रहे कि आप क्या सुन रहे हैं और आप उनसे राइट क्वेश्चन भी पूछ पाएंगे और अपनी प्रिपरेशन को राइट तरीके से स्ट्रैटेजाइज भी कर पाएंगे। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर लेक्चर। जैसा कि आपको पता है, हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शंस कवर किए हैं। लेक्चर 4 में हम पॉलिनॉमियल की आज चर्चा करेंगे। पॉलिनॉमियल में हम समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिनॉमियल होता क्या है। पॉलिनॉमियल को समझने के बाद उसके डिफरेंट चीज़ें, जैसे कि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, और फैक्टर और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है,
वो सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, फैक्टर थ्योरम और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चैप्टर 10th में भी पढ़ाया जाता है पॉलिनॉमियल, जो कि सेम चीज़, सेम आइडिया को नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाता है। और पॉलिनॉमियल चैप्टर अगर आप मैथमेटिकल लाइफ जी रहे हैं तो पॉलिनॉमियल आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं, और सबसे अच्छा होगा कि आप इसको मास्टर कर लें। तो आइए अपनी लेक्चर को बिगिन करते हैं। सबसे पहले अभी आप सुनो कि हम क्या बात कर रहे हैं। नोट ये सब आप बनाते रहना, आप आराम से क्या कहते हैं वीडियो लेक्चर्स को बाद में भी पॉज करके नोट्स ये सब बना लेता। तो आइडिया है कि सुनो कि हम क्या बात कर रहे हैं, और वो कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहानी कैसे बिल्ड हो रही है। तो आपको अभी पूरा कान लगाना है कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। आप लोग बचपन से जानते हैं, लास्ट क्लास में आपने क्लास 8 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप जानते हैं होता क्या है। आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन सब जानते हैं। जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे तो आप दो टर्म को सुने, 3-4 टर्मिनोलॉजी आपके सामने आई होगी। एक कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल। आपको एग्जैक्टली पता है कांस्टेंट का क्या मतलब होता है और वेरिएबल का क्या होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। कांस्टेंट कोई भी फिक्स नंबर, लेट्स से आई विल कॉल इट 5, और यू कैन ऑल्सो कॉल √2, और यू कैन कॉल -12, और यू कैन कॉल पाई। सो दीज ऑल आर कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स है। वेरिएबल इज समथिंग जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। आप नॉर्मली जो वेरिएबल होते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती है, आप उसको वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी आप x ले लेते हैं, कभी आप a ले लेते हैं, कभी आप y ले लेते हैं, कभी आप z ले लेते हैं। ये सारे लेटर्स आप यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट वेरिएबल। नाउ कांस्टेंट और वेरिएबल को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, उसके कॉम्बिनेशन से आप क्या बनाते हैं, आप बनाते हैं टर्म। तो अगर मैं मान लो 5 को x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाता है, 5x। इसे क्या कहते हैं, टर्म। क्या कहते हैं इसे, टर्म। 5/x ये क्या है, ये भी एक टर्म है। फिर x/5 क्या है, ये भी टर्म है। तो आपने बेसिकली 5 और x के बीच में जितने भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते थे, आपने ये जो कहानी है मल्टीप्लाई और डिवीजन की x और 5 के साथ, इस कहानी से आपने जो जनरेट किया उसे कहते हैं टर्म। क्या कहते हैं इसे, टर्म। और जब आप टर्म से टर्म्स पे कैसे पहुंचते हो, जब आप 5x + 2y, तो क्या हो गया, आपने दो टर्म लिख दिया और दो टर्म को आपने प्लस के साइन से डिफ्रेंशिएट कर दिया। आपने लिखा 5x - 3y + 4, तो आपने बेसिकली कितने टर्म्स बना दिए, 3 टर्म्स बना दिए। और ये सारे टर्म्स पूरे एक्सप्रेशन को, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, टर्म 1 + टर्म 2 - टर्म 3, तो प्लस और माइनस से आप टर्म और टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करते हो। तो आप सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट करते हो कांस्टेंट से, फिर वेरिएबल से। कांस्टेंट वेरिएबल को आप मिक्स मैच करते हो तो बनाते हो टर्म, और फिर उसके बाद प्लस माइनस से आप टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करने लगते हो। तो आपकी जो अलजेब्रिक स्टोरीज होती है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बन के आती है जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। ओके, अब ख़ास बात है कि आपने ये तीनों चीज़ें समझ ली कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म क्या होता है, और टर्म से टर्म्स कैसे बनते हैं। जो आपने ये पूरी कहानी समझी, इसी को आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे आप, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल जैसे लूँ, x² + 2y + 5। आप देख सकते हो आपने क्या किया है, आपने एक वेरिएबल x को x से मल्टीप्लाई करके एक टर्म बनाया, दूसरा टर्म ये बनाया 2 और y, तीसरा टर्म ये बनाया, और ये तीनों टर्म को जब जोड़ दिया तो आपने कहा इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आइडिया आपको है। अगर मैं कहूँ √x + y, तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। x + 1/x, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, जिसमें आप बहुत सारे टर्म्स देख रहे हैं। इसमें कितने टर्म है, इसमें 2 टर्म है, इसमें कितने टर्म है, इसमें 2 टर्म है। ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप समझ रहे हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछता है पॉलिनॉमियल, तो आप बोलोगे इट्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो डेफिनेटली अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो मैं इसको पॉलिनॉमियल क्यों कह रहा हूँ, तो इसमें कुछ खास बात होगी, कुछ स्पेशल होगा इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, राइट। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ स्पेशल होगा। तो क्या स्पेशल होगा, जो स्पेशल होगा वो होगा पावर ऑफ द वेरिएबल। पावर ऑफ द वेरिएबल
in the expression will always be a whole number. आप लोग सबको पता है होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6। इसे आप कभी कभी कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स आपने रिमूव कर दिया और आपने कहा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो आप होल नंबर कहो या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहो, दोनों बात सेम है। तो आपसे कोई पूछता है व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, सो यू कैन से पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सच दैट the power of the variable must be a whole number. ओके तो आप जब भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखोगे और उसमें अगर आप पावर देखोगे, वो वेरिएबल का जो पावर है, कांस्टेंट का नहीं, वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप देखिए कि वेरिएबल इसके एक्स है और पावर क्या है, होल 2 है और 1 है, तो यस आई कैन से दिस इज अ पॉलिनोमियल, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि x टू द पावर 4 प्लस 5 क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप बोलोगे यस ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं पूछूं x प्लस 1/x ये पॉलिनोमियल है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली हो गया x प्लस एक्स टू द पावर -1, विच मीन्स द पावर इज नेगेटिव इंटीजर विच इज नॉट एक्सेप्टेड। आपसे कोई पूछे एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप बोलोगे नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ओके फिर आपसे कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस रूट 7 क्या ये पॉलिनोमियल है? बताओ क्या है, ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो x का पावर है अभी भी 2 है, x का पावर है क्या, वो भी अभी भी 1 है, तो पावर अभी भी वही है। आप कोफिशिएंट्स को देख रहे होंगे, ये रूट 2 है, कांस्टेंट हम देख रहे होंगे रूट 7, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ख़ास बात क्या है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, कि इसका पावर ऑफ द वेरिएबल शुड ऑलवेज बी होल नंबर। तो आप जैसे कोई बोलोगे कि अगर मान लीजिए ये पॉलिनोमियल है 5x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो डेफिनेटली ये पॉलिनोमियल है। आप देख सकते हो x टू द पावर 4 x क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 5। आपसे पूछेगा कि x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इज 5। आपसे पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो आप बोलोगे -3 इज द कोफिशिएंट ऑफ। आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, आप बोलोगे +2। आपसे पूछेगा कांस्टेंट टर्म, आप बोलोगे -5। सो आप इस तरीके से डिफाइन करोगे। तो आप कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट किसी भी वेरिएबल के सामने का जो कांस्टेंट होता है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। ओके आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब आप जब पॉलिनोमियल डिफाइन करते हो, तो अब पॉलिनोमियल आप बता रहे हो कि भैया पावर होल होना चाहिए, फिर उसके बाद आप टर्म क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो मान लीजिए अगर मैं बोलूँ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन एक्स, देखिए इंग्लिश में पूरा मैं लिखूँ, देखिए अगर मैं ये लिखता हूँ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो ये इतना लंबा चौड़ा लिखने के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब होता है पी एक्स। तो इस पूरे लंबे चौड़े टर्म को मैं कह सकता हूँ पी एक्स। पी एक्स के बारे में आप लिख सकते हो पी एक्स इज इक्वल टू, आप जो भी एक्सप्रेशन लिखना चाहते हो, 3x क्यूब प्लस 4x। आप पी वाई भी लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ y, 2y प्लस 5। तो ये सारे एग्जाम्पल है जो आप कहते हैं। तो आप जब ये देखते हो पी एक्स तो होता है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन x। आप देखते हो पी ए तो मतलब होता है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन a, पी सी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन c। ये अगर एक्स ए सी वेरिएबल है तो आप इस तरीके से टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। अब आप पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करने के लिए क्या करते हो कि भैया एक पॉलिनोमियल आप लिखते हो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
आप लिखते हो पी एक्स इज इक्वल टू 3x, आप लिखते हो पी एक्स इज इक्वल टू 4x³। तो ये सारे जो आपने लिखे उसमें कितने टर्म है? इसमें एक टर्म, इसमें एक टर्म, इसमें एक टर्म। तो जब आप पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म दिखते हो तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स क्या बोलते हो? मोनोमियल। क्या बोलते हो? मोनोमियल। ठीक है, तो आपसे कोई बोले कि अगर सिर्फ एक टर्म है तो आप क्या बोलोगे उसको? मोनोमियल। उसी तरीके से जब आपको दिखाया जाए पी एक्स इज इक्वल टू 3x³ प्लस 4, बताइए कितने टर्म है? दो टर्म्स हैं, तो आप इसको क्या कहोगे? आप इसको कहोगे बाइनोमियल। जब आपसे कोई पूछा जाए पी एक्स इज इक्वल टू 7x⁵ प्लस 2x प्लस 1, तो आप क्या इसको बोलोगे? ट्राइनोमियल। इस तरीके से आप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइन कर सकते हो, राइट? तो आप पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो अगर आप पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म देखते हो तो आप क्या बोलोगे? मोनोमियल। आपसे बोलेगा कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में आप दो टर्म्स देखते हो तो आप क्या बोलोगे? बाइनोमियल। आपसे कोई बोलेगा पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स तो आप क्या बोलोगे? ट्राइनोमियल। और पी एक्स का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। पी वाई का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वाई। पी के अंदर कांस्टेंट वैल्यू, तो आप उसकी बात हम करेंगे अभी। अब समझ में आना है कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अगर मान लो मैं लिखता हूँ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन एक्स इज इक्वल टू एक्स 4x³ माइनस 2x² प्लस 100x माइनस 2000, ये आपके सामने मैंने एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल लिख दिया। ओके, अब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि भैया इसमें बताओ कि कौन सा टर्म का पावर हाईएस्ट है। तो आप डेफिनेटली कह सकते हो इस टर्म का पावर हाईएस्ट है। यहाँ पे x की पावर क्या है? 3। सो यू कैन से द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। डिग्री इज 3। तो हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, the highest power of the variable in the polynomial expression in x। आप समझ गए? तो आपसे कोई भी बोले, जैसे मैं अगर दूं आपको पी एक्स इज इक्वल टू 5x⁴ प्लस 7x³ प्लस 1000x², तो आप क्या बोलोगे? इसकी डिग्री क्या है? आप बोलोगे डिग्री 4 है। ये नहीं देखना कि कोफिशिएंट किसका ज़्यादा है, कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, आपको बस देखना है वेरिएबल पे पावर किसका ज़्यादा है। तो आप कह सकते हो डिग्री इज 4। तो आप डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, और आपको पता है डिग्री क्या हो सकती है? डिग्री सिर्फ होल नंबर हो सकती है, क्योंकि पावर ऑफ द वेरिएबल क्या हो सकता है? सिर्फ होल नंबर हो सकता है, राइट? अब आप बात कर सकते हो कि भैया डिग्री के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई करें, हाउ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई द पॉलिनोमियल इन डिग्री। अब बताओ डिग्री क्या, होल नंबर क्या क्या होते हैं? आपको पता है होल नंबर? होल नंबर स्टोरी कहाँ से शुरू होता है? 0 1 2 3 4 5, इट गोज ऑन, राइट? तो आपकी जो मिनिमम डिग्री हो सकती है वो क्या हो सकती है? वो हो सकती है 0। फिर उसके बाद क्या हो सकती है? 1। फिर उसके बाद क्या हो सकती है? 2। फिर उसके बाद क्या हो सकती है? 3। फिर उसके बाद क्या हो सकती है? 4। तो जब आपकी डिग्री 0 होती है तो हम डिग्री 0 के लिए क्या बोलते हैं? जब डिग्री आपकी 0 है, मतलब हाईएस्ट पावर इज 0, तो हम उसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसे हम? अभी मैं सबका एग्जांपल दूंगा, सबका डिफाइन करूंगा। जब डिग्री 0 है तो हम उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जब डिग्री 1 होती है, डिग्री 1 होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अभी सारी की बात करेंगे, घबराने का नहीं है, अभी बस सुनते रहना है, नोट करते रहना है। डिग्री 2 है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब डिग्री 3 होती है, जब डिग्री 3 होती है तो हम क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जब डिग्री 4 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे करके डिग्री 5 डिग्री 6 चलता रहता है। आपको सबके नाम जानने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन से कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री कुड बी 0, डिग्री कुड बी 1, डिग्री कुड बी 2, डिग्री कुड बी 3, डिग्री कुड बी 4। अगर डिग्री 0 है तो हम उसे कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 1 है तो उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 3 है तो हम उसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 4 है तो हम उसे कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक, एंड इट गोज ऑन एज इट इज। ओके,
अब आप बात करते हैं इंडिविजुअली कि ये सारी डिग्रीज क्या है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, ये बात करते हैं। तो सबके मैं जनरल एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। मान लीजिए आपको लिखा है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन x इज इक्वल टू 7। अब गौर से देखो कि ये क्या मतलब हुआ, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन x इज इक्वल टू 7। यहाँ पे तो x है ही नहीं, राइट। आप पूछ सकते हो x तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे x हिडन है। क्या है, कैसे हिडन है, x टू द पावर 0। आपको पता है कि x टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। किसी भी रियल नंबर के पे पावर 0 लगा दो तो क्या होता है, 1। तो अगर वेरिएबल में पावर 0 लगाओगे तो क्या होगा, 1। तो इसकी डिग्री आप क्या कहोगे, what is the degree? You will say degree is 0. So what is the name? Constant polynomial. So you are going to call it a constant polynomial. तो अगर जनरल एक्सप्रेशन की बात करें, जनरल एक्सप्रेशन में आप क्या लिखोगे, जनरल एक्सप्रेशन में आप लिखोगे px is equal to a, where a is constant, where a is constant, a को वेरिएबल नहीं लेंगे, a is a fixed number and a should not be equal to 0 एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 0 क्यों नहीं हो सकता है, उसका रीज़न है अगर आप लिखते हो पी एक्स इज इक्वल टू 0, राइट, तो आप यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल लगा दो सबके लिए सेटिस्फाई कर देता है। तो इसका डिग्री हमें पता नहीं होता है, डिग्री कुड बी एनीथिंग, डिग्री कुड बी, अगर पी एक्स अगर 0 है तो डिग्री कुड बी एनीथिंग। तो ये पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉन जीरो के लिए कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तो आप पूछोगे सर तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 को हम क्या कहते हैं, इसको हम अलग से डिफाइन कर देते हैं, इसे हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसे हम, जीरो पॉलिनोमियल। तो आपने कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिफाइन किया, पी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो जो कांस्टेंट है वो नॉन जीरो है, वो कांस्टेंट नेगेटिव हो सकता है, वो कांस्टेंट पॉजिटिव हो सकता है, वो कांस्टेंट रैशनल नंबर हो सकता है, वो कांस्टेंट इरैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। और वो कांस्टेंट अगर जीरो हो गया तो उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल, राइट। एकदम नोट करते चलना है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब फिर से मेरे पास, अब आपको मैंने दो चीज़ पढ़ा दी, दो चीज़ मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, आपको क्या क्या समझ में आ गया। आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ में आ गया, आपको जीरो पॉलिनोमियल समझ में आ गया, ठीक है। अब बारी है लीनियर पॉलिनोमियल की। अगर मैं कहूँ पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4, तो आप बताइए इसका हाईएस्ट पावर क्या है, इसका हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी डिग्री क्या है, 1। तो हम इसे कहेंगे डिग्री इज 1 एंड वी आर गोइंग टू कॉल इट एज लीनियर पॉलिनोमियल। आप इसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अब आप इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, आप जिसको जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ax plus b where a and b are constants, a and b are constants and a should not be equal to 0, a should not be equal to 0। क्यों, क्योंकि a जैसे 0 होगा x गायब हो जाएगा, x जैसे गायब होगा आप इसको लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, क्योंकि फिर b आ जाएगा और b would become a constant polynomial। तो a should not be equal to 0। तो px is equal to ax plus b, a and b could be any real number, b can be anything, b can also be equal to 0, it's okay to b to be 0। तो मतलब अगर कोई ये कहता है px is equal to 4x, is it a constant, is it a linear polynomial, you say yes it is a linear polynomial। on the basis of term you will say it is a monomial, on the basis of term you are going to say it is a binomial। so इसको आप binomial कह सकते हो, ax plus b को binomial कह सकते हो, इसको monomial कह सकते हो, लेकिन on the basis of degree what you are going to call, you are going to call this as linear polynomial, this is also linear polynomial because the highest power is 1, the degree is 1। तो हमने लीनियर पॉलिनोमियल को भी समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 2 डिग्री पे। आपको कोई देता है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, पी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये सारे इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें आप देख रहे हैं हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 2। आप हर जगह डिग्री क्या देख रहे हो, 2। तो आप कह सकते हो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक का स्पेलिंग होता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप कह सकते हो द हाईएस्ट पावर इज 2 विच मीन्स द डिग्री इज 2।
अब आप इसको जनरल एक्सप्रेशन में लिखोगे तो आप लिखोगे पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड a, b एंड c आर constants. A, b and c are constant. B is the coefficient of x and a is the coefficient of x square. A should not be equal to 0, b can be equal to 0, c can be equal to 0, but a should not be equal to 0, क्योंकि a जैसे 0 होगा x स्क्वायर गायब हो जाएगा, x स्क्वायर गायब हो गया तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहा। तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने लीनियर क्वाड्रेटिक भी कर लिया। अब आप क्यूबिक को भी गेस करना सीख गए होगे, राइट। जैसे क्यूबिक के एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू √3x³ प्लस √2x स्क्वायर। मैंने जानबूझ के रूट लिया कि मैं एक बार भी रूट नहीं लेता हूँ तो आपको ऐसा कन्फ्यूजन तो ना हो कि रूट नहीं लेना है। -7 पी एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 पी एक्स इज इक्वल टू -x³ प्लस 2x स्क्वायर -100x -1000। ये सारे क्या हैं, इस सारे की डिग्री क्या है, 3 3 3। तो आप क्या कहेंगे इसको, आप इसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे इसे आप, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री जब 3 है तो आप कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a b c एंड d आर कॉन्स्टेंट्स, मतलब एनी रियल नंबर, which means A, B, C, D and D are any real number, but A should not be equal to 0. उसी तरीके से आप 4 डिग्री को भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज बाई क्वाड्रेटिक। और बाई क्वाड्रेटिक का आप जनरल एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे बताइए, व्हाट शुड बी द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक, बताओ बच्चे लोग। तो जनरल एक्सप्रेशन फॉर बाई क्वाड्रेटिक सीधे लिख देता हूँ, एग्जाम्पल आप लोग समझ में आ चुके हैं अब तक। जनरल एक्सप्रेशन फॉर बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के आगे बाई लगा दीजिए तो हो जाता है बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4। बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसको आप कहेंगे पी एक्स इज इक्वल टू ax टू द पावर 4 प्लस bx टू द पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। a should not be equal to 0, a b c d and e are constants। तो आई होप आपको ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्लासिफाई करने आ गया है। तो फिर से अभी रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखने से पहले हमने सीखा वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल कांस्टेंट से हमने टर्म बनाया और टर्म से टर्म्स बनाया, वो बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल। उसकी स्पेशलिटी क्या होती है, द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर। फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स क्लासीफाई किया। जब एक टर्म दिखेगा तो आप कहेंगे मोनोमियल, जब 2 टर्म दिखेगा आप कहेंगे बाइनोमियल, जब 3 टर्म दिखेगा तो आप बोलेंगे ट्राइनोमियल। फिर हमने डिग्री को डिफाइन किया कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी क्वालिफाइड एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और वो जो डिग्री के बेसिस पे हमने क्या क्लासीफाई किया कि सबसे छोटी डिग्री 0 हो सकती है, फिर 1 हो सकती है, फिर 2 हो सकती है, फिर 3 हो सकती है, फिर 4 हो सकती है। जब डिग्री 0 है तो हम उसे कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू a वेयर a इज नॉन जीरो कांस्टेंट। अगर px इज इक्वल टू 0 हो गया तो उसे आप कहेंगे, उसे 0 पॉलिनोमियल कहेंगे। px इज इक्वल टू ax प्लस b, डिग्री क्या है 1, इसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। px इज इक्वल टू ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसे क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। px इज इक्वल टू ax टू द पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, इसे क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबकी डिग्रीज आप निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री की जनरल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं और n डिग्री की भी लिख सकते हैं। n डिग्री की क्या होगी, px इज इक्वल टू an x टू द पावर n प्लस an माइनस, ऐसे आप स्टार्ट कर लो, a x टू द पावर n प्लस b x टू द पावर n माइनस 1 c x टू द पावर n माइनस 2, ऐसे करके कांस्टेंट टर्म तक आप पहुंचो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे सर पूछा जाएगा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन वैल्यू ऑफ x। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपने ये एक्सप्रेशन देख रखा है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैं पूछ रहा हूं कि भैया इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे,
कि भैया आप x की वैल्यू बताओ, मैं आपको px की वैल्यू बताऊंगा, जिसको हम लोग कभी कभी y कहते हैं। तो क्या कहते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। वाई बेसिकली क्या होता है, y इज px को मैंने रिप्लेस कर दिया y से। तो अब गौर से देखो, आप इसको पूरे एक मशीन की तरह समझो, इस पूरे पॉलिनॉमियल को एक मशीन की तरह समझो। ऐसे देखो, जैसे मान लो ये आपका एक पॉलिनॉमियल है, ठीक है, जिसको आप कह रहे हैं px, इसको कह रहे हैं पॉलिनॉमियल, और px का एक्सप्रेशन आपने दिल के रख रखा है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक, तो अब आप यहां से ना, और यहां से कुछ निकल जाता है, तो आप यहां से इनपुट डालते हो और यहां से आउटपुट निकलता है। ये इनपुट है और ये आउटपुट है। मतलब आपने डाला, इनपुट डाला, मान लो आपने ज़ीरो, तो ये अंदर आया, ये बन गया ज़ीरो स्क्वायर माइनस वन, बाहर क्या निकला, माइनस वन। तो ये इनपुट आपका ज़ीरो था, आउटपुट आपका माइनस वन, बीच में पूरा प्रोसेस हुआ। आपने इनपुट डाला फोर, अंदर गया, अंदर गया फोर स्क्वायर माइनस वन, बाहर क्या निकला, 15। तो इनपुट क्या था, फोर, आउटपुट क्या है, 15। ये सारे जो इनपुट्स हैं ये वैल्यूज ऑफ एक्स हैं, और ये सारे जो आउटपुट हैं ये वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल है एट दैट वैल्यू। आप पी एक्स को वाई से डिनोट करते हो, तो वाई भी वेरिएबल हो गया और एक्स भी वेरिएबल हो गया। एक्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे आप इनपुट, आम चाल की भाषा में इनपुट कह सकते हैं। और आप पी एक्स को कहते हैं, जिसको आप वाई से डिनोट करते हैं, इस पूरी कहानी को आप कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि आप जो x की वैल्यू दोगे वही ये y की देगा। ये अपने मन से वैल्यू नहीं दे रहा है, ये आप जो x की वैल्यू पुट करोगे वही वैल्यू y की देगा। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है, आप नंबर प्लग करो, जो फाइनल आउटपुट निकलेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है बच्चे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट्स से, अगर मैं आपसे एक एक्सप्रेशन दूं, मैं पेज ले लेता हूं, अगर मैं आपको एक एक्सप्रेशन दूं, लेट्स से कुछ ऐसा कि भाई पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर, और मुझे बताओ पी फाइव क्या होगा। तो आप क्या करोगे, आपने इनपुट डाला फाइव, तो क्या बोलोगे, फाइव क्यूब प्लस टू इंटू फाइव स्क्वायर। फाइव क्यूब इज 125 एंड फाइव स्क्वायर इज 25, सो 125 plus 50, that makes it 175. So you can say the value of output is 175. So the value of px, so आप इसको क्या लिखोगे, लिखोगे value of px at x is equal to 5 is 175. This is how you are going to interpret it. आगे बढ़ते हैं, जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल। तो अभी हमने इतने सारे टर्मिनोलॉजी सीखे, अब सीख रहे हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल। घबराइए नहीं, सब कहानी में बैलेंस आउट हो जाएगा। जब एक बार आप लगातार इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे थे, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको मास्टरी मिल जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट। अब क्या है कि मैंने आपको इनपुट आउटपुट की स्टोरी दिखाई थी। जैसे मैं ये डायग्राम फिर, जैसे मान लीजिए, फिर से मैं ये बना लेता हूँ। मान लीजिए ये आपका मशीन है, और रेड से मैं इनपुट जोन दिखा देता हूँ, ये आपका इनपुट जोन है, और रेड से ग्रीन से मैं आउटपुट जोन दिखा देता हूँ, ये आपका आउटपुट जोन है। ओके, तो आपको पता है कि आप जब इनपुट डालोगे तो आउटपुट निकलेगा। जब आपको मैं इनपुट बताऊंगा तो आप मुझे आउटपुट बता सकते हो, जब मैं आपको इनपुट बताऊंगा तब आप मुझे आउटपुट बता सकते हो। अब मैं कहानी उलट दूंगा, मैं बोलूँगा आउटपुट ज़ीरो आ गया है। आउटपुट क्या आ गया है, आउटपुट इज़ ज़ीरो। इनपुट क्या होगा, जो भी इनपुट होगा उसे हम कहेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पहले क्वेश्चन में था कि मैंने आपको इनपुट दिया था, आपसे आउटपुट पूछा था। अब आपको मैं बोल रहा हूँ कि भैया आउटपुट आ गया है, आउटपुट इज जीरो, नाउ टेल मी व्हाट इज द इनपुट। तो अगर मान लीजिए पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर माइनस वन है, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ कौन से इनपुट पे ये आउटपुट जीरो दे देगा। तो आप आँख से बता सकते हो, अच्छा वन पे और माइनस वन पे। एक्स स्क्वायर
-1 में अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूँ तो 0 आएगा, x की वैल्यू -1 डालूँ तो 0 आएगा। तो आप कह सकते हैं 1 एंड -1 आर जीरोज ऑफ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। तो कहानी क्या हुई, आपको वो इनपुट्स बताने जिस पे आउटपुट क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो आपसे अगर कोई पूछता है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल तो आपको बोलना है कि अच्छा अभी रुको बताते हैं, आपको वो सारे इनपुट्स बताने होंगे जिस पे वो आउटपुट 0 है। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर डिग्री 1 है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो 0 एक ही होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पूछता है x+5 एक पॉलिनोमियल है तो इसकी 0 क्या होगी, तो आप घट से बताओगे -5 इज द 0। क्यों? क्योंकि -5 प्लग करते ही आप px के अंदर -5 प्लग करते ही क्या होगा, 0 आ जाएगा। आपसे कोई पूछेगा अच्छा ये बताओ x-1 px इज इक्वल टू x-1 है, इसकी 0 क्या होगी, तो आप बताओगे झट से 1 होगी। आपसे कोई पूछे px इज इक्वल टू 2x-1 है तो आप इसकी पॉलिनोमियल क्या बताओगे, आप बोलोगे x इज हाफ, इसकी 0 क्या बताओगे, x इज इक्वल टू हाफ, इस पे 0 हो जाएगा। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि आपको आउटपुट पता है, आपको इनपुट बताना है। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर थ्योरम। ये दो चीज़ है जो बच्चों को थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, लेकिन अगर आप बहुत ही अच्छे से समझे कि फैक्टर होता क्या है तो ये आसान से आप हैंडल कर पाएंगे। अब फैक्टर थ्योरम की अगर मैं बात करूं, सीधे पॉलिनोमियल जंप करने से अच्छा है कि हम पहले नंबर्स पे बात करते हैं। ठीक है, आप लोग सब नंबर्स जानते हैं और मैंने अभी आपको फैक्टर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज में फैक्टर्स की भी बात की थी। अगर मैं बोलूं कि बच्चों मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जो 7 का डिविजिबल है, मतलब कोई मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जो 7 का फैक्टर है, जिसका फैक्टर 7 है। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ टेल मी एनी नंबर विच हैज़ 7 एज इट्स फैक्टर। तो आप बोलोगे सर 14, कोई बोलेगा 70, कोई बोलेगा 700, कोई बोलेगा 98, कोई बोलेगा 77, कोई बोलेगा 21। तो ऐसे करके आप बहुत सारे अनगिनत नंबर्स बता सकते हो जो 7 का मल्टीपल है, राइट, जिसका 7 फैक्टर है। तो मैं बोलूँगा इन सारे को जनरलाइज कैसे करोगे, तो आप बोलोगे सर 7 इंटू के, 7 इंटू के क्या है भाई, के सर के इज एनी इंटीजर, के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो आपसे मैंने पूछा 7 का कोई मल्टीपल बताओ तो आपने झट से बोला 7k। क्या बोला आपने, 7k। 7k का मतलब क्या हुआ सर, 7k मतलब k इज एनी, आप k को कुछ भी वैल्यू डाल दो, वो जो नंबर निकल के आएगा वो सर 7 का मल्टीपल होगा। बहुत बढ़िया बात है। फिर मैंने पूछा अच्छा कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो 7 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। कोई ऐसा नंबर बताओ जो 7 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। तो बच्चे ने झट से बताया 91। बच्चों ने क्या बताया झट से, 91। फिर दूसरे बच्चे ने बोला सर 182 भी तो होगा। फिर तीसरे बच्चे ने बोला सर 910 भी होगा। चौथे बच्चे ने बोला सर 273 भी होगा। तो ऐसे करके ये भी अनगिनत हो गए। तो आपने इसको क्या बोला, फिर एक होशियार बच्चे ने बोला सर 7 इंटू 13 इंटू के, 7 इंटू 13 इंटू के, सर ये होगा एक्चुअली में 7 इंटू 13 इंटू के। सो दिस इज गोइंग टू बी दैट नंबर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब यही कहानी मैं ले जाता हूँ पॉलिनोमियल में। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि एक पॉलिनोमियल है px जिसका फैक्टर x-1 है। सो मैं कह रहा हूँ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो बताओ px क्या होगा, तो बताओ px क्या है, ये सवाल है मेरा कि इफ px इज डिविजिबल बाय x-1 विच मीन्स परफेक्टली डिविजिबल, मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा है। आप लोग सब अलजेब्रिक डिवीजन, पॉलिनोमियल डिवीजन अपने जूनियर क्लासेस में कर रखे हैं, सो डोंट टेल मी कि आपको एक डिवीजन नहीं आता। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px तो px क्या होगा, तो बच्चे क्या लिखेंगे सर, px वुड बी इक्वल टू x-1 इनटू कांस्टेंट, जो कि गलत होगा क्योंकि आपको पता नहीं है कि पॉलिनोमियल 1 डिग्री का है कि 2 डिग्री का है। अगर 1 डिग्री का है तो ठीक है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता है कि पॉलिनोमियल क्या डिग्री का है। तो आप क्या बोलोगे सर, इसका आंसर होगा px इज इक्वल टू x-1 इंटू gx। अब बोलोगे सर ये gx क्या है, तो gx एनी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री px से, अगर डिग्री इसकी n है तो gx की डिग्री n-1 होगी।
ठीक है, तो मुझे एग्जैक्टली पी एक्स नहीं पता है, मुझे एग्जैक्टली जी एक्स नहीं पता है, बट इतना पता है कि एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर। तो मैं लिख सकता हूँ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स। ये तो बात आपने सही कहा। फिर आप इसको हैंडल कैसे करोगे? सर अगर मैं पी एक्स की वैल्यू वन डाल दूँ, पी वन एक्स की वैल्यू क्या डाल दूँ, मैंने इनपुट क्या डाल दिया, वन, तो सर ये वन माइनस वन इंटू जी वन हो गया, वन माइनस वन इंटू जी वन। अब बताओ वन माइनस वन क्या होता है, जीरो, और जीरो इंटू जी वन, जी वन कुछ भी हो, जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपने क्या सीखा कि पी ऑफ वन जीरो हो जाएगा, पी ऑफ वन जीरो हो जाएगा। फिर से सुनो, मैंने कहा कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जो एक्स माइनस वन से परफेक्टली डिविजिबल है। तो आपने कहा सर एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो मैंने पूछा वो पी एक्स क्या है, तो आपने बोला सर वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसको लिख सकता हूँ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स। ये जी एक्स क्या है सर? सर जी एक्स दूसरा पॉलिनोमियल है, वो उसकी डिग्री क्या है सर? वो पी एक्स से एक डिग्री कम होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि पी एक्स की क्या डिग्री है, इसलिए हम जी एक्स की भी डिग्री नहीं बता सकते, लेकिन डेफिनेटली पी एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री पी एक्स की डिग्री से एक कम होगा। वेरी गुड। फिर आपने बोला कि ठीक है सर, तो इसको जनरल कैसे लिख सकते हैं? तो आपने लिखा सर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स। और जैसे आपने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि बाबू अगर आप इनपुट वन डाल दो, इनपुट वन डाल दो तो आउटपुट क्या होगा? तो आपने बोला सर वन माइनस वन इंटू जी वन, एंड वन माइनस वन इज जीरो, जीरो इंटू जी वन। आर्यभट्ट साहब ने कहा है कि जीरो से जो भी टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, क्या हो गया, जीरो। सो यू कैन से पी ऑफ वन वुड बी जीरो। तो अब इसको जनरलाइज करते हैं, अब इसको हम जनरलाइज करते हैं, ठीक है, इस स्टोरी को अब हम जनरलाइज कर देते हैं। तो आपको जनरलाइज टर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, इफ x माइनस a is a factor of px, or you can say x, the other language is x minus 1 divides px perfectly. So if x minus a is a factor of px, then p of a would be equal to 0. ये स्टेटमेंट कैसे आया? तो आप इसको ऐसे कहो कि अगर मैंने कहा इफ x माइनस a is a factor of px, what does it imply? It implies px is equal to x minus a into gx, which means if I put input as a, output will be a minus a into ga. And what is a minus a? It is going to be sir 0 into ga. And what is 0? 0 into ga is 0. So that is the statement I wrote. So if x minus a is a factor of px, then pa is equal to 0. It is true for vice versa also. अगर मैं कहता हूँ pa is equal to 0, if pa is equal to 0, what does it mean? It means x minus a is a factor of px. आप इसको वाइस वर्सा भी बोल सकते हो और वाइस वर्सा प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरी को खत्म कर देता है पॉलिनोमियल के। तो जल्दी से एक रिकैप करते हैं कि ये जो हमने अभी आधे घंटे 35 मिनट्स में क्या बात की। तो हमने स्टोरी स्टार्ट की थी बच्चों, कहाँ से? हमने स्टोरी स्टार्ट की थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जब हमने बात की थी तो हमें पता चला था कि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए दो बहुत ही अहम ब्रिक्स हैं। एक ब्रिक होता है क्या? एक ब्रिक होता है आपका, एक ब्रिक होता है आपका कांस्टेंट, और दूसरा ब्रिक होता है आपका वेरिएबल। जब आप कांस्टेंट वेरिएबल को कंबाइन करते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, तो आप बनाते हैं टर्म, और टर्म से बनता है टर्म्स। टर्म प्लस और माइनस के प्रक्रिया से, अगर प्लस और माइनस के बीच में अगर आप किसी भी दो टर्म के बीच प्लस और माइनस रख देते हैं तो आप बोलते हैं टर्म्स। तो आप टर्म्स के बेसिस, तो आपका जो एक्सप्रेशन बनता है उसे क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बचपन से आप देखते आ रहे हैं 6, 7, 8 से कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। उसके बाद आपने समझा कि अच्छा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो समझ गया, तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल किस चिड़िया का नाम है? तो पॉलिनोमियल सर एक स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या स्पेशलिटी है उसकी? सर उसकी स्पेशलिटी ये है ना सर कि उसका जो पावर होता है वेरिएबल का, वो क्या होता है? होल नंबर होता है सर। तो हमें इतना पता चल गया कि सर वेरिएबल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। सर पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose
द पावर ऑफ द वेरिएबल इज गोइंग टू बी होल नंबर। बहुत आसान है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद होता है कि अच्छा सर, तो फिर सर ये जो ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं क्या कि कितने टर्म्स है पॉलिनॉमियल है? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। जब आपके पास पॉलिनॉमियल में सिर्फ एक टर्म दिखेगा तो आप उसे क्या कहेंगे? मोनोमियल। जब आपको दो टर्म दिखेगा तो आप क्या कहेंगे? बाइनॉमियल। जब आपको तीन टर्म दिखेगा तो आप क्या बोलेंगे? ट्राइनॉमियल। ऐसे करके आप कहानी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, टर्म्स की तो बात हो गई सर, आगे बढ़े। सर डिग्री क्या होता है? तो आपने कहा सर कि जो हाईएस्ट पावर होता है ना, कोई भी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है ना, तो उसका हाईएस्ट पावर होल नंबर ही होगा। हाईएस्ट पावर क्या होगा? होल नंबर। और होल नंबर क्या क्या होते हैं सर? 0 1 2 3 4। तो सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है? 0। तो जो पॉसिबिलिटी है डिग्री की वो सबसे क्या हो सकती है? 0 से कहानी शुरू होगी। तो जब डिग्री 0 है तो उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। तो px इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हो गया। डिग्री क्या है? 0। लेकिन कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट नॉन जीरो है। आपको ये ध्यान में रखना है कि सर 0 भी तो कांस्टेंट है। ऑफ कोर्स 0 कांस्टेंट है, लेकिन अगर px इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो 0 के सामने कुछ भी आप डाल सकते हैं। 0 किसी भी डिग्री का कोफिशिएंट हो सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि px इज इक्वल टू 0 को सेपरेट कर दो, डिग्री की कहानी से अलग कर दो और उसको कहते हो 0 पॉलिनॉमियल। तो हमने उसको अलग उठा के px इज इक्वल टू 0 को अलग उठा के रख दिया और उसे कह दिया 0 पॉलिनॉमियल। उसके बाद px इज इक्वल टू कोई भी नंबर लिख दो, इरेशनल, रैशनल, रूट, फूड, जो भी नंबर समझ में आ रहा है, जो रियल नंबर। तो आप क्या कहोगे? उसको 0 को छोड़ के आप उसको कहोगे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। क्यों? क्योंकि डिग्री क्या है? 0। डिग्री कहाँ छुपी हुई है? तो x टू द पावर 0। ठीक है। जैसे ही आप डिग्री 1 पे जाते हो आप उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। उसका जनरल एक्सप्रेशन होता है px इज इक्वल टू ax प्लस b। जैसे ही आप 2 डिग्री पे जाते हो उसका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। उसका जनरल एक्सप्रेशन होता है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जैसे ही आप क्यूबिक पे जाते हो px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इन सब में a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a जैसे 0 होगा हाईएस्ट पावर खत्म हो जाएगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि a should not be equal to 0, but all this a b c d e whatever this letters is other than x, these all are not variable, these are constants, these are the coefficients. Okay, always remember this. ठीक है सर, डिग्री समझ में आ गया, डिग्री की क्लासिफिकेशन भी समझ में आ गई। सर उसके बाद वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल सर px इज इक्वल टू, अब px इज इक्वल टू कुछ भी लिखा हुआ है, px इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 3x प्लस 7x, जो भी लिखा हुआ है। आप मेरे से पूछ रहे हो वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल, तो मतलब आप मुझे इनपुट दो, आप मुझे इनपुट दो, मैं आपको आउटपुट दूंगा। तो इनपुट क्या है? x, आउटपुट क्या है? y। इनपुट है x, आउटपुट है y, y क्या है? px। तो आप जब इनपुट डालते हो तो आउटपुट निकलता है। इनपुट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि x होता है। और जो आउटपुट निकलता है वो डिपेंडेंट है। वो किस पे डिपेंडेंट है? x पे डिपेंडेंट। तो हम उसे क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर दी है? x पे। तो जो आउटपुट निकला उसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल एट पर्टिकुलर x। तो अगर आपके पास px इज इक्वल टू x क्यूब टू द पावर x क्यूब प्लस 2x लिखा हुआ है, तो अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल एट 2, तो आप बोलोगे p2 इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 2 into 2। दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, राइट? ओके, नाउ गोइंग अहेड। सर ये समझ में आ गया मुझे कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है। आपने मुझे सर इनपुट दिया, मैंने आपको आउटपुट निकाल के दे दिया। फिर सर जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है? तो मैंने बोला कि इस बार मैं आपको इनपुट नहीं दे रहा हूं, इस बार मैं क्या दे रहा हूं आपको? इस बार मैं आपको आउटपुट दे रहा हूं। और आउटपुट क्या है? आउटपुट 0 है। आउटपुट मैंने आपको 0 दे दिया और आपसे पूछा इनपुट क्या होगा, तो आपने क्या बोला? जो भी इनपुट होगा वो क्या होगा? जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल। और आपने खास बात देखी कि अगर डिग्री 1 है तो मैक्सिमम 0 क्या हो सकते हैं? 1। मैं मैक्सिमम की बात हो रही है, कम भी हो सकते हैं। अगर जैसे 2 डिग्री की बात करें तो 2 जीरोस भी हो सकते हैं या एक भी जीरो ना हो। 3 डिग्री में मिनिमम मैक्सिमम 3 जीरोस जा सकते हैं। ठीक है, मिनिमम एक जाएगा 3 में। ठीक है, तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं कि जीरोस के बारे में। फिर जीरोस के आगे आप आगे बढ़े तो कहानी आई फैक्टर थ्योरम की। फैक्टर थ्योरम को हमने समझा कि अच्छा मान लीजिए क्या कहते हैं कि अगर कोई पॉलिनॉमियल px है वो x माइनस 3 से डिविजिबल है, तो मैं उस पॉलिनॉमियल क्या लिख सकता हूँ? px इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू gx, जिसका मतलब p3 वुड बी इक्वल टू 3 माइनस 3 इंटू g3, एंड 3 माइनस 3 इज 0, सो इट्स गोइंग टू बी वैनिशेस। सो आप कह सकते हो इफ x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px देन p ऑफ अल्फा इज 0, या आप कह सकते हो इफ p ऑफ अल्फा इज 0 देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर आप कहते हो x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ px देन p ऑफ माइनस a होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट रह गया है रिमाइंडर थ्योरम का। ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है?
अब जैसे हमने फैक्टर थ्योरम की बात की थी ना, बिल्कुल वैसा ही है। मतलब अगर आप समझो तो, अगर आप जब जैसे रिमाइंडर थ्योरम समझोगे आपको रियलाइज होगा कि जो फैक्टर थ्योरम था वो रिमाइंडर थ्योरम का ही पार्ट था। रिमाइंडर थ्योरम उससे बड़ा है। जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि बच्चों बताओ, एक नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, 7 से नहीं सॉरी, एक नंबर है जो 7 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 3 देता है। क्या बोल रहा है कि अगर आप उस नंबर को 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है? 3। दिस इज व्हाट द पर्सन इज सेइंग। तो बताओ वो नंबर क्या है? तो एक बच्चे ने कहा सर 10, एक बच्चे ने कहा 10, दूसरे ने कहा सर 70 भी तो होगा, तीसरे ने कहा सर 73 भी होगा। मतलब नंबर क्या है? नंबर को जब आप 7 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। दिस इज द स्टोरी। आपको बताना है एन क्या है, तो आप बोल रहे हो 10 भी होगा, 17 भी होगा, 73 होगा। कोई बोला सर 703 भी तो होगा, एकदम होगा। कोई बोला सर 773 भी तो होगा, एकदम होगा। कोई बोला सर 1403 भी तो होगा, एकदम होगा। तो आपके पास अनगिनत नंबर निकल के आ रहे हैं, जैसा कि आप रिमाइंडर थ्योरम में देख रहे थे। तो आप क्या, जैसा कि आप फैक्टर थ्योरम में देख रहे थे, तो आप क्या कह सकते हो ये नंबर को? तो आप कहोगे, देखो इसको कहने से पहले आप देखो क्या, आप ये समझो, आपको सबको याद होगा डिवाइड जब आप करते होगे, यहाँ पे होता था डिविडेंड। क्या होता था यहाँ पे? डिविडेंड। यहाँ पे क्या होता था? डिवाइजर। यहाँ पे क्या होता था? कोशेंट। और जब डिवाइड करके जो बचता था यहाँ पे, ये क्या होता था? रिमाइंडर, राइट। और आपको पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपको पता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दे दूं, अगर मान लीजिए आप किसी नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं, नंबर है लेट से, आसान सा ही ले लो, 184 ले लो, तो 9 2 ज़ा 18, 0 डाला 4 आया, एंड देन यू सेड 4 इज द रिमाइंडर। तो आप कहते हो 184 इज इक्वल टू 9 इंटू 20 प्लस 4, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। उसी तरीके से जब आने आपको कहा मैंने कहा कि एक नंबर है जो 7 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या दे रहा है? 3। तो आपने कहा सर 7 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सर वो नंबर 7k प्लस 3 है। वो नंबर क्या है? 7k प्लस 3। एंड k क्या है सर? k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। आप k की वैल्यू पुट करते रहो, वैसे नंबर आता रहेगा। 2 डालोगे 17 आ जाएगा, 1 डालोगे 10 आ जाएगा, 100 डालोगे 703 आ जाएगा। सो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, राइट। आपको ये बात पता है कि अगर आप किसी नंबर को 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? 0 1 2 3 4 5 6। ये दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी होती है कि आप किसी नंबर को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आ सकता है? 0 1 2 3 4 5 6। उसी तरीके से आप किसी पॉलिनोमियल को आप उसको x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके कोशेंट आते हैं qx और यहाँ पे आपका रिमाइंडर आता है। ये हमेशा याद रखना है कि आपका जो डिविडेंड है, डिवाइजर है, डिवाइजर की डिग्री आपको पता है 1 है, तो रिमाइंडर हमेशा 0 डिग्री का होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। अगर आपका डिवाइजर का डिग्री 2 है तो रिमाइंडर या तो 1 डिग्री होगा या तो 0 डिग्री होगा। समझ रहे हो? अगर आपका डिवाइजर 1 डिग्री है तो रिमाइंडर कांस्टेंट हो सकता है। अगर आपका डिवाइजर 2 डिग्री है तो रिमाइंडर या तो 1 डिग्री होगा या तो 0 डिग्री होगा। अगर आपका डिवाइजर 3 डिग्री है तो रिमाइंडर 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा या 0 डिग्री होगा, लेकिन 3 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात आपको पता है। ये कॉमन सेंस की बात है जो आप लोग बचपन से करते आ रहे हो। अब मैंने कहा कि px को जब आपने x माइनस ए से डिवाइड किया तो रिमाइंडर b आया। क्या आया? रिमाइंडर b आया। तो क्या बता सकते हो px क्या है? तो आप बोलोगे px इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस बी, राइट। आई होप आप अब ये मत पूछना ये कहाँ से आया। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो x माइनस ए से जब आपने डिवाइड किया px को, तो px को जब आप x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कोशेंट क्या आ रहा है? gx क्या है? एक अलग पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री px से डेफिनेटली 1 डिग्री कम है क्योंकि x माइनस ए की डिग्री 1 है। और रिमाइंडर क्या होगा सर? रिमाइंडर डेफिनेटली कांस्टेंट होगा। आप ये लिख दे आप px इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू जी एक्स। तो pa की वैल्यू क्या हो जाएगी?
ए माइनस ए इंटू जी ए प्लस बी। अब बताइए ए माइनस ए क्या होता है, 0 इंटू जी ए प्लस बी। अब 0 इंटू जी ए क्या होता है, 0 प्लस बी, क्या हो गया फाइनली बी। तो पी ए इज इक्वल टू बी। तो जब आपको कोई पॉलिनॉमियल मिले जिसको आप x माइनस ए से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आता है वो पी ए आता है। ठीक है, तो अब इसको फॉर्मुलाइज कर देते हैं। घबराना नहीं है, 2 बार फिर से सुन लो, रिवाइंड करके पॉज करके फिर से सुन लो। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लगता है लेकिन है नहीं। आप बचपन से डिवाइड कर रहे हो तो अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई सर डर लग रहा है, कम ये हो रहा है। नहीं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, इट्स अ वेरी राइट टाइम टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। तो अब मैं कहूँ इफ x माइनस ए डिवाइड्स px, then the remainder is pa। सही बात है। अगर आप फैक्टर थ्योरम को देखो तो इफ x माइनस ए डिवाइड्स pa then the remainder is pa which is going to be 0, then I can say x minus a is a factor of px। तो आप ये कह सकते हो if x minus a divides px then the remainder is pa, या आप कह सकते हो if pa is equal to b then b is the remainder when px is divided by x minus a। और अगर x प्लस a है तो आपको p ऑफ माइनस a बताना होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो दिस फिनिशेस द थ्योरी पार्ट ऑफ योर पॉलिनोमियल एंड इट इज गोइंग टू बी, अगर आप इस स्टोरी को अच्छे से ध्यान में रख लोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। सेम स्टोरी 10th में है, बस थोड़ा सा 1-2 प्रॉब्लम सेट्स बढ़ जाते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें आसान हो जाती है। नेक्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, हमने सेकेंड क्लास में लेक्चर में ऑलरेडी कर लिया था। हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर सीखा था। इफ़ यू रिमेंबर व्हाट वाज दैट, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं बार बार कह रहा हूँ ये सारे रटे होने चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो 4 स्क्वायर वाले हैं, आपको ये याद होंगे, आई एम श्योर आप लोग क्लास 8 से इसको देख रहे हैं। उसके बाद आपके क्यूबिक्स आए थे, a प्लस बी का होल क्यूब विच वॉज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और a माइनस बी का होल क्यूब क्या था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये आपके 2 अलग हो गए। फिर हमने किया था a क्यूब प्लस बी क्यूब विच वॉज a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर हमने किया था a क्यूब माइनस बी क्यूब विच वॉज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आई होप आपको ये सारे याद होंगे, मैंने जानबूझ के लिख दिया है ताकि जो भी बच्चे हैं बार बार ये ना कहें कि मैं मिस कर गया वो कर गया। ये आपको रटे होने चाहिए। हमने इसकी डेरिवेशन की है लेक्चर 2 में, तो आप लोगों को जाके लेक्चर 2 फिर से देखना है अगर आप लोगों ने नहीं देखा। अगर आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो ये बहुत गड़बड़ा कर रहे हो, अपने साथ बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये वैकेशन चल रहा है। ओके, सबसे अहम जो था, जो सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे अहम था वो ये था, इसको मैं रेड से कर देता हूँ। ये आपको याद होना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc विच वॉज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये पूरे ब्रैकेट में एक साथ है, तो ये कंटिन्यूटी में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ओके, मैं ये राइट साइड वाला मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको इसके बारे में मैं फर्दर बात कर सकूँ। ये आपको रटे होने चाहिए, मैं पहली बार बता रहा हूँ। ये अगर आपको रटे हुए नहीं हैं तो आप बहुत गलत रास्ते पे चल पड़े हो, पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर चले जाओगे, फिर आपको मैथ्स हमेशा कठिन लगेगा। ओके, तो जैसा कि मैं बार बार इसको फिर से मैं लिख देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी से दिखे।
तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका प्रूफ हमने बहुत डिटेल में किया है, आप लोग उसको देख लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी ये पहला टर्म है, इनटू दूसरा टर्म देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दिस इज द थिंग जो आपको एकदम याद होना चाहिए। ये आपको आईआईटी तक आपकी मदद करेगा। आईआईटी में लगातार ऐसे इससे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी चीज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का सिंप्लीफाइड फॉर्म भी मैंने बताया था, विच इज़ हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आपको ये कराया था मैंने। अगर आप लोग नहीं किए हो लेक्चर 2 में दोबारा जाओ, अपने प्लेलिस्ट में जाके देखो और लेक्चर 2 ख़त्म करो। आपके टेस्ट होने वाले हैं, टेस्ट में मैं एक भी बच्चों का परफॉर्मेंस ख़राब नहीं देखना चाहूँगा। So don't take your study very lightly. We are going to track you down. We are going to be very strict if you are not studying. At the same time, आपको मैंने इसके वेरिएशन बताए थे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के एक वेरिएशन थे। वेरिएशन क्या था? इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा तो बताइए इस एक्सप्रेशन को देखते हुए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या हो जाएगा? 0 इंटू समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, विच मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3abc। ऑलवेज रिमेंबर, इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। If a plus b plus c is 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। इसका वाइस वर्सा देखेंगे पहले हम। दूसरा वाइस वर्सा ये है, जस्ट अ सेकंड, ये तो मैंने कंडीशन क्या डाला? इफ a plus b plus c is 0। अगर मैं कहूं इफ, चेंज कर देता हूं कलर, अगर मैं कहूं इफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, देन दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो ये 0 है या तो ये 0 है। देन इधर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू 0, विच मीन्स हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से मैंने लिया, विच मीन्स ये, इसका मतलब क्या हुआ? मैं कह रहा हूं या तो a प्लस बी प्लस सी 0 है या तो ये 0 है। अब आप देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, ये भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, ये भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि होल स्क्वायर ले रहे हैं। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। इज इट पॉसिबल? पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव नहीं पॉसिबल है। एक केस में पॉसिबल है अगर ये तीनों 0 हैं, ये तीनों 0 प्लस 0 प्लस 0 है, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू सी, c इज इक्वल टू a, तो मतलब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c दूसरा कंडीशन है जब ये 0 हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, तीन चीज आपसे पूछता है, 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। सबसे पहले 4 क्वेश्चन आपसे पूछेगा इससे रिलेटेड। सबसे पहले पूछेगा टेल मी व्हाट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो आप बोलोगे a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर दे देंगे, जो एकदम पढ़ाई नहीं किया वो आंसर नहीं देगा। और बहुत ही कम, बहुत ही 1% बच्चे मुझे इसका प्रूफ भी बता देंगे, जो हमने लेक्चर 2 में किया था। आप उस 1% में आते हो या आप जनरल क्राउड में आते हो, आप देख लो, सोच लो। तो आपसे कोई पूछता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो आप फट से बोलते हो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। फिर दूसरा सवाल आपसे पूछता है कि ये बच्चे ये बताओ, दूसरा सवाल आपसे पूछता है कि बच्चे ये बताओ कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या है? सर इसको हम लोग जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, हाफ ऑफ
a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये भी हमने लेक्चर 2 में किया, अगर आपको नहीं पता है तो आपको लेक्चर 2 देखने की जरूरत है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गया। तीसरा सवाल, अच्छा बच्चों ये बताओ अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो क्या हुआ? तो अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो राइट हैंड साइड जीरो हो गया, राइट हैंड साइड जीरो हो गया तो मतलब सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज जीरो, विच मीन सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। वेरी गुड बच्चा। अब आखिरी सवाल, अच्छा ये बताओ अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जीरो हो जाए तो लेफ्ट साइड को आपने जीरो कर दिया तो राइट साइड में दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों में कोई भी जीरो हो सकता है सर, या तो a प्लस बी प्लस सी जीरो है या सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी जीरो है। अब ये जो बड़ा सा लंबा सा टर्म है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसको जब आप सिंप्लीफाई करके लिखते हो तो क्या होता है, हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर तो एक पॉजिटिव टर्म होगा, ये भी पॉजिटिव टर्म होगा, ये भी पॉजिटिव टर्म होगा, सर पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कैन इट बी इक्वल टू जीरो? So only it is when the number is zero, zero का स्क्वायर जीरो का स्क्वायर जीरो का स्क्वायर। तो सर a माइनस बी जीरो हो जाए, b माइनस सी जीरो हो जाए और c माइनस ए जीरो हो जाए। a माइनस बी जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b, b माइनस सी जीरो होगा तो क्या होगा, b इज इक्वल टू c, c माइनस ए जीरो होगा तो क्या होगा, c इज इक्वल टू a। तो मतलब सर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। और कॉमन सेंस से भी बोल सकते हैं सर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, अगर तीनों a हो जाए तो a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस 3a क्यूब इज डेफिनेटली जीरो। कॉमन सेंस है, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट पार्ट है कि फैक्टराइजेशन, जो कि एप्लीकेशन में आता है। मतलब आपको जब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया जाता है तो आप उसको फैक्टराइज करते हो। फैक्टराइज करने के दो तरीके होते हैं, एक आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हो जो हमने अभी सीखा है आइडेंटिटीज, और दूसरा होता है आप फैक्टर थ्योरम को प्रयोग करते हो। तो फैक्टर थ्योरम और आइडेंटिटीज मिलके आप इन दोनों को अप्लाई करके आप फैक्टराइजेशन करते हो। तो मतलब जब भी आपको फैक्टराइजेशन करेगा तो आप दो कॉन्सेप्ट यूज करोगे, या तो मुझे आइडेंटिटी अप्लाई करना है या मैं फैक्टर थ्योरम अप्लाई करूंगा। ये दोनों में से कोई एक, जो भी आपको सहूलियत लगे वो आप समझ सकते हैं। तो आइए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ये क्वेश्चन है पहला, देखिए फाइंड द रिमाइंडर ऑफ x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। आप सोच रहे हो ये क्लास 8 का सवाल है, अगर क्लास 8 के बच्चों को मैं ये सवाल दूंगा तो वो तुरंत इसको डिवाइड करने लगेगा। और डिवाइड करके फाइनल आंसर निकाल देगा। क्लास 8 में तो चलेगा लेकिन 9th में नहीं चलेगा, क्योंकि 9th में हमने क्या पढ़ लिया है, 9th में हमने क्या पढ़ लिया है, रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ा है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में आपको क्या पता है, रिमाइंडर थ्योरम में पता है कि सर इफ x माइनस 1 डिवाइड्स px देन रिमाइंडर इज p1, रिमाइंडर इज p1। तो आपको पता है px क्या है, px है x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और डिवाइड कैसे करो तो रिमाइंडर क्या होगा सर, रिमाइंडर वुड बी इक्वल टू p1। आप इनपुट 1 डालो तो 1 टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, विच मेक्स इट 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। तो बेसिकली क्या हुआ, 0 प्लस 0 विच मीन्स 0। It means x minus 1 perfectly divides x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x minus 1, which means the remainder is 0. Okay? देखिए ये ज़्यादा आसान था, ये 8th वाला तो डेफिनेटली ये ज़्यादा आसान है, आपने सारी चीज़ों को कॉन्सेप्चुलाइज कर लिया है। Show that x minus 3 is a factor of this. Again, आप या तो इसको डिवाइड करके दिखाओगे कि रिमाइंडर 0 नहीं आया, वो क्लास 8 के बच्चे दिखाएंगे, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको बोलना होगा p3 की वैल्यू देख लेते हैं। p3 की वैल्यू से मुझे पता चल जाएगा। तो px सबसे पहले क्या है, तो सर px है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 50। तो आपने कहा सर p3 निकाल लेते हैं, तो p3 क्या हो गया, 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 50, दैट मेक्स इट 27 प्लस 9 माइनस 51 प्लस 50। 27 प्लस 9 इज 36 प्लस 15 माइनस 15, विच मेक्स इट 0. So yes, x minus 3 is a factor because p3 is 0. Okay, by factor theorem. अब आप एक चीज पढ़ोगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का मतलब पहले देखो, पहले मैं आपको बताता हूँ सिंपल सी बात। आप देखो, मैं आपसे ना दो चीज करता हूँ, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये दोनों लीनियर टर्म है, इसको आप मल्टीप्लाई करो तो आप देखो क्या होता है, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस बीच में आ गया अल्फा प्लस बीटा एक्स और एंड में आ गया अल्फा इंटू बीटा। तो आप गौर से देख रहे हो कि जो फैक्टर के जो लोग हैं उसका जो सम यहाँ पे आ रहा है और प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो आपको जो स्प्लिट करना होता है, तो स्प्लिट करने में आपको देखना होता है कि इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट प्रोडक्ट बनाए और इसका जो x का कोफिशिएंट है वो सम बनाए। इस कॉन्सेप्ट से हम स्प्लिट करते हैं। इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम को और अप्लाई करेंगे जब हम एडवांस प्रॉब्लम करेंगे। आज हम सारे आसान प्रॉब्लम करने वाले हैं, कुछ सब क्वेश्चन मैं अलग से भी लाया हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास जो होगी लेक्चर नंबर, दिस इज आई थिंक लेक्चर नंबर 4, सो लेक्चर नंबर 5 इज गोइंग टू बी एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ नंबर सिस्टम एज वेल एज पॉलिनॉमियल। तो मैं बहुत मुश्किल सवाल लेके आने वाला हूँ, उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा करने में, और अगर आप कॉन्सेप्ट्स नहीं जानते तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना है। अब जैसे ये नंबर है 6x² प्लस 17x प्लस 5। अब इसको स्प्लिट करने के लिए आप देखो क्या है, 6 इंटू 5 क्या होता है 30, और 17 क्या होता है सम। तो अब आपको एक दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिसका a प्लस बी 17 हो और a इंटू बी 30 हो। तो आप सोच सकते हो 15 प्लस 2 इज 17 एंड 15 इंटू 2 इज 30। सो आई कैन थिंक ऑफ टू नंबर्स 15 एंड 2। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो आप रफ में सोच लो कि भैया सम 17 है और प्रोडक्ट 13 है। तो मैं इसको ऐसे करूँगा कि 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। आप देख सकते हो मैंने 17x को क्या लिख दिया 2x प्लस 5। अब आप इसको एक साथ रख दो, 6x² प्लस 2x को एक साथ रख दो और 15x प्लस 5 को एक साथ रख दो, रख दिया। अब इसमें 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लिया तो क्या आया 3x प्लस 1, और यहाँ पे 5 कॉमन ले लो तो क्या आया 3x प्लस 1। तो आप देख रहे हो ये टर्म और ये टर्म में 3x प्लस 1 कॉमन है, तो आपने 3x प्लस 1 बाहर निकाल दिया और अंदर क्या रह गया 2x प्लस 5। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो आपको ये देखना है, जैसे जैसे आप और एक्सपीरियंस लेंगे आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि जो मिडिल टर्म है ये प्रेडिक्शन वाला खेल है, हमेशा आप नहीं सोच पाएंगे। तो इसलिए उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ते हैं और वो बड़े आराम से हैंडल हो जाएगा। और कॉमन सेंस से मैं भी आप सिखाऊंगा जब हम लोग एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाएंगे। इवैल्यूएट 103 इंटू 108 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आप जब भी कोई नंबर होता है, जैसे अगर आप मुझसे पूछोगे 103 इंटू 108, मैं बोलूँगा 1124। आप मेरे से पूछोगे 107 इंटू 109, तो मैं आपको बताऊँगा 11663। अगर आप, जैसे मैं दिखा देता हूँ, अगर आप मुझसे पूछोगे 107 इंटू 109 तो मैं बोलूँगा 11663। आप मुझसे पूछोगे 108 इंटू 112 तो मैं बोलूँगा 12096। आप मेरे से पूछोगे 112 इंटू 112 तो मैं आपको बोलूँगा 12544। अगर आप मुझसे पूछोगे 112 इंटू 114 तो मैं आपको बोलूँगा 12768। तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, तो कुछ कमाल कर रहा हूँ, और कमाल ये है जब आप कोई भी नंबर 100 के पास लेते हो, 100 प्लस a इंटू 100 प्लस बी। गौर से देखो 100 प्लस a इंटू 100 प्लस बी। आप 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 10,000। a को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 100a। 100 को b से मल्टीप्लाई करोगे तो 100b, और एंड में क्या आया ab। अब गौर से देख रहे होगे मैं 107 इंटू 109 में मैंने किया था 11663। आप देख रहे हो ये 1 यहाँ पे 7 प्लस 9 16 एंड 7 इंटू 9 इज 63। तो वही चीज़ हो रहा था a प्लस बी इंटू 100 प्लस ए बी। तो अगर मैं इसको बच्चों की तरह लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 4 0, यहाँ पे मैं a प्लस बी का जो भी वैल्यू आएगा और यहाँ पे 2 0 डाल दूंगा, और यहाँ पे मैं a भी डाल दूंगा, a इंटू बी जो भी प्रोडक्ट आया। तो ये तरीके से मैं एक्चुअली कर रहा था। ओके, तो आपको कोई पूछे 103 इंटू 108 तो आप बोलोगे 10124। कैसे, आपने 3 प्लस 8 ले लिया, 1 पहले लिख दिया, 3 प्लस 8 इज 11, 3 प्लस 8 इज 11 एंड 3 इंटू 8 इज 24।
उसी तरीके से आपसे कोई पूछता है कि 64a² प्लस 144ab प्लस 81b² को फैक्टराइज कीजिए, तो आप इसको देख सकते हो, आप इसको गौर से देखो। 64a² प्लस 144ab प्लस 81b², तो 64² को आप लिख सकते हो 8a का होल स्क्वायर, और 81b² को आप लिख सकते हो 9b का होल स्क्वायर, और बीच में आप लिख सकते हो 2 इंटू 8 इंटू 9b। आप देख रहे हो ये परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे? x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो सेम वे अगर 64a² प्लस 144ab प्लस 81b² है, तो आप इसको लिख सकते हो 8a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8a इंटू 9b प्लस 9b का होल स्क्वायर। तो आप इसको x मान सकते हो, इसको y मान सकते हो, ये x हो गया, ये y हो गया। तो क्या हुआ? x² प्लस y² प्लस 2xy, जिसको आप लिख सकते हो x प्लस y का होल स्क्वायर, विच इज 8a प्लस 9b का होल स्क्वायर। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फैक्टराइज। दूसरा सवाल देखिए क्या है। दूसरा सवाल रेड से बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दूसरा है 49/9x² माइनस y² बाई 81। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये है 7/3x का होल स्क्वायर माइनस y/9 का होल स्क्वायर। आपको पता है ये कौन सा है? ये a² माइनस b² है, विच इज़ a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो 7/3x प्लस y/9 इंटू 7/3x माइनस y/9। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से भी कर लेंगे। एक्सपैंड 2a प्लस 3b प्लस 4c का होल स्क्वायर। तो आपको ऑलरेडी पता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या था? a² प्लस b² प्लस c² प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। तो घबराना नहीं है। अगर आप इसको देख रहे हो 2a प्लस 3b प्लस 4c, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं का होल स्क्वायर। तो आप 2a का होल स्क्वायर लिखेंगे 4a², 3b का होल स्क्वायर लिखेंगे 9b², 4c का होल स्क्वायर लिखेंगे 16c²। 2 बाहर रखिए, अंदर ले जाइए, 2a इंटू 3b 6ab, 3b इंटू 4c 12bc, 2a इंटू 4c इज 8ac। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ओके, सेम वे अगर ब्लैक से ले लेता हूँ। आपसे पूछा गया 3a माइनस 4b माइनस 5c का होल स्क्वायर। तो घबराना नहीं है, यहाँ पे ले आते हैं आंसर। देखिए क्या होगा, 9a² प्लस 16b² प्लस 25c², क्योंकि सबके निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। आप बाहर अभी भी 2 रख सकते हो और नीचे अंदर आ जाओ। 3a इंटू माइनस 4b इज माइनस 12ab, 3a माइनस 4b इंटू माइनस 5c इज प्लस 20bc, एंड 3a इंटू माइनस 5c is minus 15ac. So this is how you are going to expand it. Okay. Evaluate each of the following using the suitable identities. आप यहाँ पे a plus b का होल क्यूब और a minus b का होल क्यूब लगा सकते हैं। 105 को आप लिख सकते हैं 100 plus 5 का होल क्यूब और 1000 minus 2 का होल क्यूब। आप इस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको ऑलरेडी पता है इसका आंसर, क्योंकि आपको पता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc क्या होता है, विच इज़ इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो आप इसको लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। सेम कॉन्सेप्ट है, तो आप लिख सकते हैं 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फैक्टराइज। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं दिस इज a³ प्लस b³ आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। ये सवाल आप देख सकते हो, दिस इज a³ माइनस b³ के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आप 27x³ को लिख सकते हो 3x का होल क्यूब और 125y को लिख सकते हो 5y का होल क्यूब, एंड देन यू कैन फैक्टराइज। सिमिलरली 64a³ माइनस 343b³ को लिखा जा सकता है 4a का होल क्यूब माइनस 7b का होल क्यूब। यू आर स्मार्ट एनफ टू हैंडल दैट। दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग, x³ माइनस y³ माइनस 1 माइनस 3xy। देखने में बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं हिंट दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है x³ प्लस माइनस y का होल क्यूब प्लस माइनस 1 का होल क्यूब
-3 × x × -y × -1। जी हाँ, a³ + b³ + c³ -3abc। सो मैं ऐसे आंसर नहीं बताऊंगा, यू हैव टू फाइंड द आंसर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। शो दैट x - y का होल क्यूब प्लस y - z का होल क्यूब प्लस z - x का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 × x - y × y - z × z - x। ट्रिक मैं बस बताऊंगा। ये देखिए a है, ये मान लीजिए b है, ये मान लीजिए c है, तो आपके राइट हैंड साइड में 3abc और ये हो गया a³ b³ c³। तो आप देख सकते हो a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू 3abc। कब होता है a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू 3abc? जब या तो a + b + c 0 है या a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c है। डेफिनेटली ये वाला केस a + b + c का देख सकते हो। a क्या है? a आपका है x - y, b क्या है? y - z, c क्या है? z - x। तीनों को ऐड कर दो, a + b + c। तो देखो x से ये x कट जाएगा, y से ये y कट जाएगा, तो क्या हुआ? 0। सो हेंस आई कैन से x - y + y - z + z - x is 0. So x - y का होल क्यूब प्लस y - z का होल क्यूब प्लस z - x का होल क्यूब is going to be thrice of x - y into y - z into z - x. Okay, I hope you are getting it right. This is a very interesting question. The resolve the factor x to the power 4 plus x square plus 1. I'll again intervene. आप देख सकते हो x to the power 4 plus x square plus 1. अब यहाँ पे आपको हाथ चलाने में दिक्कत हो रही होगी, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे लिख दूँगा x to the power 4 plus x square plus 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये मैंने क्यों किया, क्योंकि आप देख रहे हो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो मैं इसको 2 ले आया। x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, ये ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसको आप क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, दिस इज हाउ यू कैन शो इट। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए उसके लिए छोड़ रहा हूँ। आप इस क्वेश्चंस को आप सारे को असाइनमेंट करके भेजना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस ए गिवन दैट x माइनस, आपको दिखा है ये इज इक्वल टू ये, आपको बताना है 1 + a इंटू 1 + b। आप यहाँ से a और b को डिकोड करके इसमें पुट कर दीजिए, आपको ये सॉल्व करना होगा खुद से। ओके, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स इवेल्युएट द एक्सप्रेशन। आपको a³ प्लस b³ प्लस c³ दिया हुआ है, अगर गौर से देखिए तो 30 का होल क्यूब प्लस -18 का होल क्यूब प्लस -12 का होल क्यूब। और गौर से देखिए तो 13 प्लस -18 प्लस -12 इज 0। तो आपको पता है जब a + b + c 0 होता है, a + b + c 0 होता है, तो a³ + b³ + c³ क्या होता है? 3abc होता है। तो आप इसको सीधे 3abc लिख सकते हैं। मतलब आप इसको सीधे लिख सकते हैं 3 इंटू 30 इंटू -18 इंटू -12। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। This looks very dangerous, but if you look into it, it's like a³ plus b³। देखिए 1.5 का क्यूब a³, 4.7 का क्यूब b³ c³ माइनस 3abc। नीचे क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस abc। आई थिंक देयर इज सम एरर हेयर, यहाँ पे कुछ एरर आ गया है। इट विल एक्चुअली, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो व्हाट यू कैन हैंडल a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ a प्लस बी प्लस सी। सो फाइनली यू कैन से 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8 क्या हो गया? 4.6 10। सो फाइनली 10 होगा। यहाँ पे आप ठीक कर लीजिएगा। लास्ट में करेक्शन में अभी आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में टाइपो है, टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसका करेक्शन आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आप फिर से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। डेनोमिनेटर में गलती है, डेनोमिनेटर को ठीक कर लीजिएगा। डेनोमिनेटर को मैं ठीक कर देता हूँ। इस पूरे को यहाँ से हटा के आप लिखिएगा, मतलब ये पूरे को मैं हटा देता हूँ और ओरिजिनल डेनोमिनेटर लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ही ना हो। डिनोमिनेटर में है करेक्शन, करेक्शन इन क्वेश्चन। ओके,
डिनोमिनेटर में है 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.7 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू 4.7 माइनस 4.7 इंटू 3.8 माइनस 1.5 इंटू 3.8। ओके, क्वेश्चन में करेक्शन था, आप इस करेक्शन को कर लोगे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। If x plus 1 by x is 7, then which of the following is not the value of x cube plus, मतलब इसके मोर देन वन ऑप्शन सही हो सकते हैं, मतलब इसमें नॉट पूछ रहा है इसलिए। ओके, तो आपको जैसा कि देख रहे हो आप लोग ऑलरेडी क्लास 8 में ये सब किए हो, एक्स प्लस 1 बाई एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर ये सब करते हो। तो अगर मैं एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब को लिखूँ, अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 बाई एक्स, इफ़ यू रिमेंबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आप इस कहाँ से लिया, मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी यूज़ किया, तो इससे क्या बन गया, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो आपको पता है एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्या है 7। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस इंटू जो कि आप क्लास उससे करते आ रहे हो, यहाँ क्या हो जाएगा 49। तो आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज़ 47। तो आप कह सकते हो 7 इंटू 47 माइनस 1 विच इज़ 7 इंटू 46। वॉट इज़ 7 इंटू 46? दैट मीन्स 46 322। तो मतलब ऑल द ऑप्शंस आर नॉट द वैल्यू, सो ऑल द ऑप्शंस आर नॉट द वैल्यू, सो ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, इफ x माइनस 1 बाई एक्स इज 3 देन एक्स क्यूब माइनस अगेन एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब को आप लिख सकते हो x माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 बाई एक्स। नाउ यू कैन हैंडल इट, एक्स माइनस 1 बाई एक्स को 3 डालो, आप इसको स्क्वायर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज 9, so that makes x square plus 1 by x square becomes 11, so you can put it here 11 plus 1, that makes it 3 into 12, that makes it 36. I hope you are getting it right. So this finishes the 4th lecture of polynomial. We have finished our 2 chapters, number system and polynomial. These 2 chapters are very important, very important, extremely important. तो अभी क्या करना है कि अभी हम इन चैप्टर्स को अभी ख़त्म किए हैं, अब इन चैप्टर्स के क्या कहते हैं हम एडवांस प्रॉब्लम में जाएंगे। तो लेक्चर नंबर 5 जो होगा वो नंबर सिस्टम, और इसके मैं मुश्किल सवाल लेके आऊँगा जो आपके लिए NSE-JS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। NSE-JS एग्ज़ाम के लिए आपके जो वैभव सर हैं, फिजिक्स टीचर हैं, वो आपसे आप बात करेंगे, वो आपके NSE-JS के कोच भी हैं, वो आपकी सारी चीज़ें हैंडल करेंगे। ओके बच्चे लोग, सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। ये काफ़ी लंबा हो गया था ये सेशन। लेट्स मीट वेरी सून, बाय बाय।